हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए, हम लोग अभी इतिहास के अंतर्गत मुगल काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल के अंतर्गत हम लोग जी हाँ, जो मुगल काल के संस्थापक होते हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर होते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर। अगर देखा जाए तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक बताया है? बाबर का अगर शासनकाल पूछा जाए तो 1526 से लेके 1530 ईस्वी के बीच ये आपके बाबर का शासनकाल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल काल का कह सकते हैं मुगल काल का कार्यकाल कब से कब होता है, तो मुगल काल को देखा जाए, आपको शुरू में बताया गया था मुगल काल को 2 भागों में बाँटा गया था। लेकिन आपसे अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मुगल काल का समयावधि कितना होता है? तब वो होता है 1526 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक, या कह सकते हैं 1857 ईस्वी के बीच ये मुगल काल का समयावधि होता है। अब हम लोग जान लेते हैं एक बार कल की क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोग उस क्लास अध्ययन करने के बाद अगर जो भी बिंदु मिस किए होंगे या याद नहीं आ रहा होगा या भूल जा रहे होंगे, तो इससे एक बार रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन करने से आपको याद होने में भी आसानी हो जाएगी। उसी के साथ-साथ आज की जो क्लास होगी उससे जब हम लोग कह सकते हैं जब एक रिदम बना रहेगा या एक फ्लो बना रहता है, तो वो चीज़ें समझने में भी आसानी आ जाएगी। इस वजह से हम लोग आपकी जो पिछली क्लास होती है उसको रिवीजन कराया जाता है। रिवीजन कराने का एक ही मतलब होता है कि आज की क्लास को आप आसानी से समझ सकें और जो पिछला बिंदु होगा वो उसको आप रिवीजन कर सकें। देखिए, कल की क्लास में आपको बताया गया था जो इब्राहिम लोदी होते हैं कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा होते हैं आलम खां कौन होते हैं? उनके चाचा का क्या नाम था? उनके चाचा का नाम था, कह सकते हैं इब्राहिम लोदी के चाचा का क्या नाम था? आलम खां था। आलम खां क्यों? आलम खां का क्या मतलब था? आलम खां वो चाहते थे कि दिल्ली का बागडोर या कह सकते हैं इब्राहिम लोदी को दिल्ली की शासन से या कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ करके वे खुद आलम खां शासन बनना चाहते हैं। कहा नहीं जाता है कि देखिए, जो कहावत है, दूसरे तो वैसे बदनाम है जो जख्म होता है वो अपने ही देते हैं। ये वही हाल हुआ कि जैसे इब्राहिम लोदी इनको जो आलम खां होते हैं इन्हें दूसरी कह सकते हैं अन्य जगह के सूबेदार नियुक्त किए थे, लेकिन चचा को सूबेदारी पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि शासक बनना। इसी वजह से वे दिल्ली पे आक्रमण करना चाहते हैं, या कह सकते हैं इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करके शासक बनना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने बाबर को कह सकते हैं दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी के साथ-साथ इसी के दौरान कह सकते हैं जो पंजाब के सूबेदार होते हैं, दौलत खां होते हैं। दौलत खां और इब्राहिम लोदी के बीच अनबन चलने लगा। इस वजह से दौलत खां को इब्राहिम लोदी ने कह सकते हैं कि दिल्ली में आने के लिए आमंत्रित करते हैं या दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो दौलत खां होते हैं वे दिल्ली आने से मना कर देते हैं कि वे इस प्रकार देखा जाए तो जो इब्राहिम लोदी होते हैं, इब्राहिम लोदी की बातों की उन्होंने अवहेलना करते हैं। ये सब होने के बाद उन्होंने इस पे क्रोधित होने के पश्चात जो दौलत खां होते हैं, दौलत खां अपने पुत्र को जो होते हैं दीवान खां उनको भेज देते हैं बाबर के पास, ताकि वे बाबर आएँ उसके बाद दिल्ली पे आक्रमण करें। दिल्ली पे आक्रमण करने के पश्चात जो दौलत खां थे, दौलत खां की इच्छा थी कि जो आलम खां है, वह दिल्ली की सिंहासन या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर सँभाले। जब ये चीज़ें कह सकते हैं ये बातें जब बाबर को पता चलती है कि बाबर को जब पता चलती इस स्वर्णिम अवसर का वो लाभ लेना चाहते थे, ये कह सकते हैं। इसके पहले भी बाबर आपको बताया गया है, इसके पहले भी बाबर 4 बार आक्रमण कर चुके थे कि भारत पे विजय के लिए। जब ऐसा स्वर्णिम अवसर पाते हैं तो कौन नहीं चाहेगा? जब आप खुद ही आप दूसरे के सामने अपने थाली सजा के दे रहे हैं भोजन के लिए, तो वो ज़रूर खाना खाएगा। वही हाल होता है बाबर का भी। बाबर जब इन परिस्थितियों को देखता है, उसके बाद वे आक्रमण करने की ठान लेते हैं। और इसी बीच जो मेवाड़ के शासक होते हैं, राणा सांगा होते हैं, राणा सांगा भी चाहते थे कि बाबर दिल्ली की राज सिंहासन पे आक्रमण करे और वे अंत में उनका सहयोग भी देंगे। कह सकते हैं जब बाबर दिल्ली पे आक्रमण करेगा उनका सहयोग भी देंगे। इस तरह था, ये था आपके कल की क्लास में। उसके बाद जब बाबर आते हैं, बाबर आने के पश्चात जो कह सकते हैं दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, वह आक्रमण कौन-सा होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। आज हम लोग कह सकते हैं ये आपकी कल की क्लास थी। आज हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में देखते हैं। आखिर पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वह कौन-सी तारीख होती थी? इसका क्या परिणाम आता है? उसमें कौन सहयोग देते हैं? इसके क्या निष्कर्ष निकलता है? ये से तमाम बिंदुओं को समझते हुए फिर हम लोग अपना अगला बिंदु देखेंगे। चलिए आज हम लिखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन-सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर इसकी बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसको लिख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगर पानीपत की बात की जाए तो ये पानीपत कहाँ पे होता है? ये पानीपत ही है वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में।
कहाँ पे है? वर्तमान समय में हरियाणा राज्य पे है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अब जान लेते हैं ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। ये युद्ध होता है इब्राहिम लोदी, ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कह सकते हैं मुगल सेना का सेनापति है, कह सकते हैं। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय? बाबर कर रहे थे। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध की बात की जाती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित होते हैं, कह सकते हैं, या युद्ध भूमि में भी मारे जाते हैं। इसमें इनकी मृत्यु होती है और बाबर जो होते हैं विजयी होते हैं। बाबर विजय होते हैं। विजय होने का क्या कारण होता है? विजय होने का एक ही कह सकते हैं एक ही कारण होता है कि उनके पास जो बाबर होते हैं इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। क्या होते हैं? अत्याधुनिक अत्याधुनिक हथियार। अत्याधुनिक हथियार का मतलब यहाँ आपको बताया जाएगा अभी। अत्याधुनिक हथियार का मतलब इस समय की तरह नहीं, जैसे AK-47 या राइफल रफाल हो गया, राफेल हो गया, ब्रह्मोस हो गया, इस तरह के उस समय कह सकते हैं आधुनिक तकनीकी इस तरह नहीं थे। लेकिन हाँ, अभी तक भारत में जितने भी युद्ध लड़े गए थे उसमें तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन पानीपत का एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? तोपों का इस्तेमाल। इब्राहिम लोदी का पराजय का क्या कारण था? इब्राहिम लोदी के जो होते हैं, इब्राहिम लोदी ने कह सकते हैं दिल्ली के जो शासक होते हैं उनको पराजय का एक ही कारण होता है, उनके पास कह सकते हैं आधुनिक हथियारों की कमी थी। या कह सकते हैं आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल वे नहीं करते थे, इसी वजह से वे पराजित होते हैं। जो बाबर होते हैं वे आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस समय तोपों का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसी के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु और बता दिया जा रहा है। जो इब्राहिम लोदी होते हैं और बाबर होते हैं, इन दोनों सेनाओं में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है उनकी संख्या अधिक होती है। क्या होती है? इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या अधिक होती है। इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या अधिक है। अब सोचिए, अगर आप किसी के पास सेना की संख्या अधिक होने के बाद भी वह युद्ध हार जा रहा है, इसका एक कारण ये होता है कि उनके पास पहली बात तो अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि उनके पास जो सैनिक होते हैं वह कुशल सैनिक नहीं थे। क्या थे? कुशल सैनिकों का अभाव। दूसरा बिंदु लिखिएगा, अकुशल सैनिक लिख दीजिए सीधा। अकुशल सैनिक, अकुशल सैनिक होते हैं, कह सकते हैं इनका जो सैनिक होते हैं वो अच्छे ढंग से, या कह सकते हैं प्रॉपर ढंग से या कुशल ढंग से सैन्य कार्य को निपुण नहीं थे। इसी वजह से वे पराजित होते हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए, जब इनके पास सेना अधिक थी, सेना अधिक होने की वजह से भी हार जाते हैं। जैसे आप कहा गया ना कि आप अगर भीड़ का हिस्सा बनना हो, या तो आप भीड़ का हिस्सा बनिए या आप भीड़ से अलग चलिए। जो बाबर की सेना होती है वह भीड़ की हिस्सा होती है, कह सकते हैं दिखाने के लिए इतनी सेना होती है, जबकि उनमें देखा जाए तो कार्य क्षमता या कह सकते हैं एक जो सैनिक की कुशल योग्यता होती है उनका अभाव होता है। जबकि जो बाबर के सैनिक होता है वह भीड़ से अलग होने का मतलब होता है उनके अंदर वे सभी गुण निहित थे जो एक योग्य सैनिक, या कह सकते हैं एक योग्य शासक के अंतर्गत, या कह सकते योग्य सेनापति के अंतर्गत निहित होती है, जो अपने साम्राज्य के प्रति समर्पित होते हैं। वे सभी गुण जो बाबर की सेना होती है उनके अंतर्गत निहित थी। इसी वजह से वे पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने में साबित होते हैं, कह सकते जीतने में सफल भी होते हैं। और ये एक ऐसा युद्ध था, अभी तक देखा जाए तो अभी तक जितने भी शासक, कह सकते हैं जितने भी युद्ध लड़े जाते थे, उस युद्ध में कोई भी, कह सकते हैं जो भी शासक होते थे उनकी मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन एक दिल्ली सल्तनत का, कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक होता है जो इब्राहिम लोदी, जो रणभूमि में मारे जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा जो इब्राहिम लोदी लिखा गया है, यहाँ पे आप कर लीजिए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो रण क्षेत्र में, या कह सकते हैं रणभूमि में मारा गया। अभी तक देखा जाए तो जितने भी युद्ध हुए थे उसमें एक भी शासक नहीं जो रणभूमि में मारे गए थे, ये होता था। उसी के साथ साथ हम लोग अगला बिंदु लिखते हैं, या कह सकते हैं अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध में कह सकते हैं जो युद्ध पद्धति होती है या युद्ध रणनीति होती है, बाबा ने कौन सी युद्ध रणनीति अपनाते हैं? पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध में उन्होंने तुलगमा, कौन सी? तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तुलगमा युद्ध नीति, ये बाबर की यानी ये बाबर पहली बार, ये बाबर पहली बार रणनीति
का उपयोग करता है। अभी तक देखा जाए तो जो होता है कि 1501 ईस्वी में जो सैबानी खां होते हैं, सैबानी खां ने इस युद्ध तकनीक का है कह सके इस युद्ध रणनीति जो होती है, इस युद्ध रणनीति के प्रयोग करके सर ए पुल का युद्ध होता है, जिसमें सैबानी खां ने जो बाबर होते हैं, बाबर को पराजित करने के पश्चात उनको मध्य एशिया से बाहर खेद दिया जाता है। उसी युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करके बाबर ने भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध में उन्होंने लड़ने के पश्चात इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। कह सकते हैं इब्राहिम लोदी को पराजय होती है, उसके साथ साथ उन्हें रणभूमि में मृत्यु होती है। कौन सी युद्ध पद्धति होती है? अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उस युद्ध में बाबर ने कौन सी रणनीति अपनाई थी या कौन सी युद्ध पद्धति होती है, तो कौन सी पद्धति होती है? वो होता है तुलुगमा पद्धति। कौन सी होती है? तुलुगमा पद्धति होती है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ साथ जान लेते हैं अब हम लोग अगला पॉइंट। जो इस प्रकार जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसमें कह सकते हैं इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु होती है, इसके पश्चात जो बाबर होते हैं, अब बाबर देखा जाए तो दिल्ली और आगरा के शासक बन जाते हैं। इस प्रकार जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, जो बाबर होते हैं, बाबर अब दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लेते हैं। क्या होते हैं? दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब जिस शासक से कह सकते हैं आक्रमण करते हैं, जिस शासक के राज्य पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात उसको उस क्षेत्र को जीतने के पश्चात जाहिर सी बात है उस क्षेत्र का वे शासक बनेंगे। उसी प्रकार वही होता है कि जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात वे जीत जाते हैं, या कह सकते हैं दिल्ली को अपने अधीन कर लेते हैं। अधीन करने के पश्चात वे दिल्ली, और जो आपको बताया गया था जो दिल्ली के शासक होते हैं वे आगरा के भी शासक होते हैं। वे दिल्ली, आगरा और उसके साथ साथ जौनपुर के भी शासक होते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं। उस प्रकार अब दिल्ली पे अधिकार किसका हो गया? दिल्ली पे अधिकार अब बाबर का हो गया। इस प्रकार अब दिल्ली की जो बागडोर है बाबर के हाथों में चली गई है। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा, बाबर जो होते हैं 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। कब घोषित करते हैं? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगला पॉइंट लिखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने 27 अप्रैल 1526 ईस्वी, कितना? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। क्या कहते हैं? बादशाह घोषित करते हैं। बादशाह घोषित करते हैं। क्या करते हैं? कब अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं? वे अपने आप को 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जब कह सकते हैं पानीपत का जब युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, युद्ध जीतने के पश्चात कुछ दिन बाद उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। बादशाह क्यों घोषित करते हैं? आपको बताया गया था कि लगभग 1506 या 7 के करीब जो बाबर होते हैं उन्होंने मिर्जा उपाधियों का अंत करते हैं। कह सकते हैं जो मिर्जा पहले जो मुगल काल के होते थे, मुगल काल के जो पूर्वज होते थे, वे अपने नाम के साथ मिर्जा उपाधि धारण करते थे। लेकिन जो बाबर होते हैं उन्होंने 1506 और 7 ईस्वी के बीच में, या कह सकते हैं इसी के करीब, उन्होंने मिर्जा उपाधियां समाप्त करके उन्होंने बादशाह उपाधि धारण करते हैं। इसी वजह से भी अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। ये था। अब इसके बाद जब वे अपने आप को बादशाह घोषित कर लेते हैं, उसी के बाद उन्होंने भारत में मुगल काल की स्थापना करते हैं। क्या कहते हैं? अब भारत में मुगल काल की स्थापना भी करते हैं। मुगल काल की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? जब ये कह सकते हैं पानीपत का युद्ध जीतने के पश्चात, उसके बाद वे 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें जीतते जाते हैं। जीतने के पश्चात उसमें 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। बादशाह कब घोषित करते हैं? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। उसके बाद उन्होंने भारत में मुगल काल का प्रारंभ, या कह सकते हैं मुगल काल की स्थापना करते हैं। फिर अब हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसकी सफलता का क्या कारण था? लिखिएगा, सफलता का कारण।
सफलता के कारण के अंतर्गत क्या लिया था? आपको बताया गया था तोपखाना। आखिर जो वो तोपखाना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इतने अच्छे तरीके से संचालन किया गया कि ये युद्ध, इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। क्या होते हैं? तोपखाना तो लिख जाएगा, तोपखाना, तोपखाना था। जो ये तोपखाना था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था जान लेते हैं। इसका नेतृत्व की बात की जाए तो उस युद्ध में कह सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका नेतृत्व कर रहे थे। उस युद्ध में यह कह सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था उस्ताद अली। कौन कर रहा था? उस्ताद अली कुली। उस्ताद अली, अली कुली नामक व्यक्ति, नामक सेनापति, सेनापति इसका संचालन कर रहा था। इसी कह सकते हैं जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उस युद्ध में जो तोपखाना होता है, तोपखाने का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद अली कुली। कौन होते हैं? उस्ताद अली कुली खान। ये कह सकते हैं उस्ताद, जो उस्ताद अली कुली खान या उस्ताद अली कुली होते हैं वे कह सकते हैं जो तोपखाना होता है उसका नेतृत्व कर रहे थे। इस नेतृत्व इतना अच्छे तरीके से कह सकते हैं इस युद्ध में इस तोपखाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से देखा जाए तो लगभग इस युद्ध का जीतने का परिणाम यही होता है कि जो बाबर पास तोपखाने होता है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उस्ताद अली खान। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेगी पानीपत के युद्ध में जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे वह सरदार या कह सकते हैं वह सैनिक कौन होता है? तो वह सैनिक होते हैं उस्ताद अली कुली। कौन होते हैं? उस्ताद अली कुली। ये इसको याद रख लीजिएगा। अगला बिंदु लिखते हैं। अब इसी के साथ साथ जब तोपखाना हो गए जाहिर सी बात है उसमें बंदूकें भी इस्तेमाल की गई थी। उस बंदूक, जो बंदूक विभाग होता है कह सकते हैं बंदूक का जो पूरा, जिसका बंदूक विभाग होता है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसके बारे में देख लेते हैं। बंदूकची। क्या? बंदूकची का नेतृत्व, बंदूकची का नेतृत्व कौन कर रहा था? देख लेते हैं इसका। देखिए इसका नेतृत्व कर रहे थे बंदूकची। जो बंदूकची होता है उसके विभाग का नेतृत्व कर रहे थे उस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे मुस्तफ़ा। कौन होते हैं? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, इसको याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा याद रखने की बात है जो तोपखाना होता था उसका नेतृत्व जो कर रहे थे उनको याद रखिएगा। उस्ताद अली कुली थे। ये कह सकते हैं पानीपत के जो प्रथम युद्ध हो रहा था उसमें तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि बंदूकची की बात की जाए तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुस्तफ़ा कर रहे थे। ये दोनों व्यक्तियों को याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं कि इसी युद्ध में देखा जाए तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, पानीपत के युद्ध में ही, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही, पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। तोपों का इस्तेमाल किया गया था। अभी तक देखा जाए तो कि जितने भी युद्ध होते हैं उस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पानीपत का ऐसा प्रथम युद्ध होता था जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया था। ये होता है। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। जो बाबर होते हैं, बाबर की उदारता की वजह से कह सकते हैं, बाबर की उदारता की वजह से, बाबर भी उदारता की वजह से, उदारता की वजह से उसे एक उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि होती है? कलंदर। कलंदर उपाधि दी जाती है। किस लिए दी जाती है? जो बाबर काफ़ी उदार होता है, बाबर की उदारता की वजह से जो वहाँ की जनता होती है उनको कौन सी उपाधि देती है? कलंदर की उपाधि देती है। ये होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे जो बाबर ने अगला युद्ध लड़ते हैं उन सब के बारे में देखते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ऐसे तमाम कारणों को जानते हुए फिर हम लोग अपने कल की क्लास जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।